दोस्तों, इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता में ईरान सब पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस थोड़ा सा असहज, थोड़ा सा असमंजस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो दुखती रग है वो जेडी वांस नहीं है, वो मिस्टर ट्रंप है। अब ट्रंप की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ट्रंप अपने ही जाल में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ ट्रंप जो है वो युद्ध विराम की बातचीत करते हैं, और ये सच है कि उनकी ही पहल पर सीज फायर हुई और ये बातचीत की नौबत आई, लेकिन वही ट्रंप दूसरी तरफ ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने अपने ताजा बयान में ईरान को फेल्ड नेशन कहा है। ऐसी भाषा का प्रयोग कोई राष्ट्रपति युद्ध विराम की शांति वार्ता से पहले कैसे कर सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बातचीत की जो सबसे बड़ी दुखती रग है वो ट्रंप खुद है। अब दोस्तों, सच है कि जो लहजा इस वक्त ट्रंप का है उससे कहीं ना कहीं ईरान को बुरा लग रहा है और ईरान भरोसा नहीं कर पा रहा है। इसीलिए अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री, ने कहा है कि आई एम गोइंग इनटू यूएस टॉक्स विद कंप्लीट डिस्ट्रस्ट। मैं बातचीत तो कर रहा हूं, मैं अमेरिका के साथ बातचीत तो कर रहा हूं, हम इस्लामाबाद में तो मौजूद हैं, लेकिन हमें ट्रंप पर भरोसा नहीं, अमेरिका पर एतबार नहीं है। बहरहाल बातचीत जारी है इस्लामाबाद में, अमेरिकन डेलीगेशन भी वहां पर है, ईरान का डेलीगेशन भी वहां पर है, और कुछ ही देर पहले जो जेडी वांस हैं, उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनकी काफ़ी देर बातचीत हुई शहबाज शरीफ से, जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और जेडी वांस ने अमेरिका की तरफ से अपनी शर्तें रखी हैं, और वो अमेरिका चाहता है कि ये शर्तें, मतलब इनमें से कुछ शर्तें वो ईरान माने तो बात आगे बढ़े। और जेडी वांस के साथ साथ वहाँ पर ईरान के दो बड़े नेता हैं, अब्बास अराक्ची विदेश मंत्री हैं, कालीबाफ, मोहम्मद कालीबाफ जो स्पीकर हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि ईरान के स्पीकर गालिबाफ की नेतृत्व में ही बातचीत हो रही है। अब कालीबाफ जब शहबाज शरीफ से मिले तो उन्होंने शर्तें तो बहुत रखी, लेकिन तीन इम्पॉर्टेंट शर्तें हैं जो ईरान चाहता है कि अमेरिका उसे माने। पहली शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस पे, यानी जो हुर्मुस की खाड़ी है उसका जो रास्ता है उस पर कंट्रोल ईरान की सेना का बरकरार रहे, ये एक शर्त है, प्रीमियर शर्त है। इसके अलावा ईरान चाहता है कि जितना नुकसान या जिस पैमाने पर नुकसान हुआ है ईरान का, जान और माल का, उसकी भरपाई होनी चाहिए, कंपनसेशन देना चाहिए। एक और उसमें पॉइंट है, वो पॉइंट है कि जो रीजनल सीज फायर है, सिर्फ सीज फायर यानी शांति वार्ता सिर्फ और सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि युद्ध विराम इजराइल और लेबनान के बीच में भी होनी चाहिए। ऐसी 3-4 शर्तें रखी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगली बातचीत में, अगले राउंड की बातचीत में अमेरिका उस पर गौर करेगा, क्योंकि ये बातचीत अगर अमेरिका सिरे से नकारता है तो नुकसान इसमें अमेरिका का ही होगा। उधर ट्रंप जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा कि ट्रंप की पहल पर ही पाकिस्तान आगे बढ़ा, सऊदी अरब आगे बढ़ा, टर्की आगे बढ़ा, इजिप्ट आगे आया, और ये बातचीत जो हो रही इस्लामाबाद में मुमकिन हो पाई ट्रंप की वजह से। लेकिन ट्रंप भी इस बातचीत को कहीं ना कहीं सैबोटाज भी कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने कुछ ही देर पहले ये जो बयान दिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रहे हैं कि ईरान इज अ फेलिंग नेशन, कि ईरान जो है एक तरह से फेल्ड स्टेट है, वहां कुछ अब है नहीं। आई थिंक पीपल आर सीइंग देयर आर अदर ऑल्टरनेटिव्स टू गोइंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब सुनिए साहब क्या कह रहे हैं ट्रंप। कह रहे हैं कि हमें मालूम है कि अगर आप ये रास्ता बंद कर दोगे, हॉर्मुज की खाड़ी का अगर ईरान बंद कर देता है, तो फिर और भी कई रास्ते हैं, और भी विकल्प हैं, और विकल्प खुले हैं दुनिया के आगे, हमारे आगे। अब इस तरह की बातें अगर वो कर रहे हैं, वो भी बातचीत के ठीक शुरुआत में, तो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप की जैसे आदत बन गई है खेल करना और फिर खेल बिगाड़ देना। अब दोस्तों, इस बातचीत से परे हटके जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर मिस्टर ट्रंप ने अपने जूनियर साथी नेतन्याहू, जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, इनको अगर नहीं समझाया, इनको अगर नहीं रोका, इन्हें अगर कंट्रोल में नहीं किया, तो ये बातचीत जो इस्लामाबाद में हो रही कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। तो सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि ट्रंप सबसे पहले मिस्टर नेतन्याहू को रोकें कि वो तुरंत हमले बंद करें
लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ बैठें, बातचीत करें, सीज फायर करें। अगर ऐसा नहीं करते और नेतन्याहू के हमले जारी रहते हैं तो बहुत मुश्किल है कि यह बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मिस्टर ट्रंप नेतन्याहू को रोकेंगे, लेबनान में जंग बंद कराएंगे, इस बातचीत को कामयाब करेंगे, या फिर वो कहीं ना कहीं ईरान को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और ईरान ने बहुत क्लियर कर दिया है कि मिस्टर ट्रंप, हमें आप पर एतबार नहीं, हम सिर्फ रीजनल पीस के लिए यहां पर आए, रीजनल पीस के लिए यहां पर आए, और अगर बात आपने बिगाड़ी तो हमारी बंदूक तैयार है और बंदूक के घोड़े पर हमारा हाथ है, इस्लामिक सेना का। हम जंग के मैदान में फिर से उतर सकते हैं। इसलिए अगर बातचीत करनी है तो ठंडे जहन के साथ, खुले दिल के साथ, बड़े दिल के साथ करिए। ये ईरान का एक पैगाम है, मैसेज है मिस्टर ट्रंप और जेडी वांस को। देखना है दोस्तों, क्या ट्रंप दिल बड़ा करके जेडी वांस खुलकर बातचीत करते हैं, ईरान की शर्तें मानते हैं, या फिर कुछ और होने जा रहा है पाकिस्तान में। और इसीलिए मैंने आज के जो एक्सपर्ट हैं बॉबी नकवी साहब, उन्हें न्योता दिया है। बॉबी नकवी साहब तकरीबन 24-25 बरस से गल्फ़ न्यूज़, जो सबसे बड़ा अखबार है मिडिल ईस्ट, उसके एडिटर रहे और बहुत बारीकी से सारे हालात जानते हैं। मुझे लगता है कि उन्हें सुनना चाहिए क्योंकि उनके पास अंदर की खबर है। क्या आपको लगता है कि ये जो ऐतिहासिक बातचीत इस्लामाबाद में चल रही है, क्या ट्रंप वाकई ईरान को कंसेशन देंगे, ईरान को राहत देंगे, दिल बड़ा करेंगे और कह देंगे हाँ भाई, हॉर्मुज खाड़ी का कंट्रोल आप कर सकते हैं, आपके जो एसेट्स हमने फ्रीज कर रखे हैं उनको हम रिलीज कर सकते हैं? क्या इस तरह की आपको लगता है पेशकश ट्रंप करेंगे, या फिर ये बातचीत जिस तरह से हम देखते चले आए साल भर से कि बात होती है फिर बिगड़ जाती, होती है बिगड़ जाती, तो ये बात इस बार बनती हुई दिख रही है आपको? और क्या ट्रंप अपना दिल बड़ा करेंगे? देखिए, इसमें दिल बड़ा करने की बात नहीं है। बात यहाँ किसी को ओब्लाइज करने की भी नहीं है। बात यहाँ ये है कि जहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप साहब का सवाल है, उनको एक आसान रास्ता चाहिए कि वो अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करें और इस जंग को ख़त्म कर दें और अपने अपने जहाज़ों को बोलें, पायलट्स को बोलें, अपने वापस आओ, आर्मी को बोलें कि भैया वापस आइए, जहाँ जहाँ थे आप लोग वापस जाइए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब से अब ये जंग जो है वो बर्दाश्त हो नहीं पा रही है, इसको ज़्यादा वो खींच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा उनको मालूम है कि इससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। वो जो धमकी दे रहे थे कि पावर प्लांट उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सब उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसके बहुत एक लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस तो होंगे। उसके अलावा अमेरिका की जो रेपुटेशन है वो भी पूरी उसमें ख़राब होगी। तो ये ऐसा करेंगे नहीं, और उसके अलावा उनको मालूम है कि ईरान ने अगर इस पर पलटवार कर दिया तो बहुत ज़्यादा रीजन में तबाही मच जाएगी। अब रही बात ईरान की, जी, देखिए ईरान में क्या है कि ईरान एक चीज़ पे अड़ा हुआ है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज तभी खोलेगा जब उसकी वो लेबनान में जंग बंद हो जाएगी। और दूसरी जो नई कंडीशन उन्होंने कल उनके स्पीकर गालिबाफ ने डाली थी कि साहब हमको जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए। अब ऐसा एक रॉयटर्स की एक खबर आई है थोड़ी देर पहले, जिसमें कहा गया कि किसी ईरानी सोर्स को कोट किया गया, वो कहा गया कि अमेरिका तैयार हो गया है कि जो कतर में ईरान के जो एसेट्स हैं, जो कैश है जो फ्रीज किया हुआ, उसको अनफ्रीज कर दे। $6 बिलियन के आसपास। जी हाँ, जी हाँ, $6 बिलियन है वही। लेकिन उसके बाद फिर एक व्हाइट हाउस से एक एनोनिमस सोर्स का डिनायल भी आया। तो देखिए, अभी जैसे जैसे दिन गुजरेगा, जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ेगी, तो इस तरह की सोर्सेज बेस्ड खबरें कहीं आएंगी और सोर्सेज बेस्ड डिनायल भी आएगा जी। मगर कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई, देखिए, रास्ता जो है वो ज़रूर ये लोग निकालेंगे। इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की बड़ी जिम्मेदारी है और उनकी स्टेक्स भी बहुत हाई हैं। उनकी इस जंग के लिए डोमेस्टिक अप्रूवल जो है बहुत कम है। इकोनॉमिक क्राइसिस वो बर्दाश्त नहीं कर सकते इस जंग की वजह से। मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उनको देखिए काफ़ी लीपापोती करनी है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए। तो वो ये चाहते हैं कि बहुत जल्दी से इसको ख़त्म किया जाए और किसी तरीके से कोई ऐसी कहानी बना के सुना के लोगों को
कि हम जंग जंग जीत गए और ईरान को हमने ख़त्म कर दिया, उनका मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म कर दिया और ईरान तैयार हो गया कि साहब न्यूक्लियर जो है वो वेपन्स नहीं बनाएगा। जी। तो वो ऐसा ही कुछ जो है वो कुछ देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ मिल जाए उनको। तो कोशिश उनकी पूरी रहेगी कि कुछ ना कुछ यहाँ से जेडी वांस जब वापस जाए तो खाली हाथ ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए। जी। बॉबी भाई, आप ठीक कह रहे हैं कि खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। जब इतनी बड़ी जंग रुकी है, बातचीत शुरू है, तो खाली हाथ तो कोई जाना नहीं चाहेगा। लेकिन एक सवाल जरूर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये सारा पेच उलझा हुआ है नेतन्याहू के स्टैंड पर। नेतन्याहू आज भी अपनी जिद पर अड़े हैं। इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, वहां पर बेकसूर लोगों की मौतें हो रही हैं। रुकने का ये जंग नाम नहीं ले रहा। क्या आपको लगता है कि मिस्टर ट्रम्प अपने छोटे साथी, जूनियर पार्टनर इजराइल को, यानी मिस्टर नेतन्याहू को समझाएंगे? क्या वो फोन करेंगे नेतन्याहू को कि भाई बहुत हो गया, अब रुक जाइए, मेरी इज्जत फंसी हुई है, अब आप रुक जाइए? क्या ये हिम्मत मिस्टर ट्रम्प दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनको उनको किसी भी तरह ये करना पड़ेगा कि नेतन्याहू साहब इस बार जो है कोई सैबोटाज ना कर पाए, इस बार कोई नेतन्याहू साहब पीठ में छुरा ना भोंक पाए जैसे पहले किया था उन्होंने। तो ये ट्रम्प साहब को नेतन्याहू को मैनेज करना पड़ेगा। अगर वो कोई पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं इस बातचीत का, अगर वो उनकी नीयत साफ है, नीयत इंटेंट जो है सिंसियर है कि वाकई वो चाहते हैं कि इसमें सीज फायर हो जाए और इसको एक्सटेंड किया जाए और एक फिर उसके बाद सब्सटेंशियल डिस्कशंस होएं, नेगोशिएशंस होएं, जो बड़े इश्यूज हैं उन पे होएं और कोई एक रास्ता निकल आए इस जंग को फाइनली ख़त्म करने के लिए। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास एक एक कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो नेतन्याहू के पागलपन को कंट्रोल करें। जी। जी। क्या आपको लगता है कि अगर, मान लीजिए, अगर लेबनान में जंग नहीं रुकी, तीसरे दिन, चौथे दिन जारी रही और मौतें होती रहीं, तो क्या अल्टीमेटली ईरान फिर बैकआउट कर सकता है? क्या आपको लगता है ईरान फिर इस बातचीत को आगे ना बढ़ाए? देखिए, कल डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की थी और उनसे कहा था कि अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स कि थोड़ा स्केल डाउन करिए अपना ऑपरेशन जो है हिजबुल्लाह के खिलाफ। कल से ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं। तो अगर ऑपरेशन इसराइल का भले ही चलता रहे और उसमें कोई ऐसी मास कैजुअलिटी इवेंट ना हो जैसे परसों हुआ था बेरूत में, जिसमें 250 से ज़्यादा लोग मारे गए और 1200 के करीब जी। घायल हुए। अगर छोटे मोटे अगर एंगेजमेंट छोटे मोटे जो है वो झड़पें चलती रहीं और हिजबुल्लाह कुछ रॉकेट फेंक रहा है, कुछ इसराइल कुछ जवाब दे रहा है या वाइस वर्सा, तो मेरे ख्याल से ईरान को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लो इंटेंसिटी का रहा। जब तक कोई मास कैजुअलिटी का इवेंट नहीं होगा, जब तक इसमें ईरान इन्वॉल्व नहीं होगा, मेरे ख्याल से इनका यही एक मकसद है। मंगलवार को वॉशिंगटन में इसराइल के एम्बेसडर और लेबनान के एम्बेसडर की मुलाकात होनी है, बातचीत होनी है। इसमें यूएस जो है वो मध्यस्थता कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि कोई ना कोई जो है इसमें रास्ता मंगलवार तक निकल आएगा। मगर अभी ऐसा लगता है कि फ़िलहाल इसराइल ने अपना ऑपरेशन थोड़ा सा उसमें कम किया है। बमबारी ज़रूर कर रहा है, हिजबुल्लाह की लोकेशन पे मार रहा है, वहीं हिजबुल्लाह भी पलट के जो है रॉकेट्स फेंक रहा है और मिसाइल दाग रहा है। तो वो दोनों तरफ से चल रहा है। लेकिन इस बीच उसके साथ साथ ये बातचीत भी चल रही है इस्लामाबाद में। तो लगता है कि दोनों दोनों पक्षों में, दोनों एडवर्सरीज में एक थोड़ी बहुत कोई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि बातचीत ये लेबनान कॉन्फ्लिक्ट के चलते हुए भी हम लोग अपनी बातचीत कर सकते हैं। जी। जी। बॉबी भाई, एक और इशू है जो थोड़ा अमेरिका और ईरान से हट कर है, वो है पाकिस्तान भारत का। पाकिस्तान की मीडिया लगातार कह रही है कि देखिए, शहबाज शरीफ अब कितने इंपॉर्टेंट आदमी दुनिया में हो गए हैं और पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं, और अमेरिका और ईरान, इतनी बड़ी जंग इस सदी की, उसमें मीडिएट पाकिस्तान करा रहा है। एक तरफ तो ये एक नैरेटिव चल रहा है, दूसरी तरफ हिंदुस्तान में कहा जा रहा है कि साहब शहबाज शरीफ के बस का नहीं है और बहुत बड़ा उन्होंने चैलेंज ले लिया है। और तीसरी बात ये हो रही है, उस पर मैं भी थोड़ा सा सहमति रखता हूँ। तीसरी बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी अगर इजराइल नहीं गए होते और नरेंद्र मोदी ने अली खामनाई के मरने के बाद अगर उसी वक्त अफसोस जताया होता, तो शायद आज भारत जो है
ये बातचीत दिल्ली में हो रही होती। क्या आप इससे सहमत हैं कि भारत और ईरान के रिश्ते कहीं ज्यादा मजबूत रहे हैं और भारत के रिश्ते सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईरान हो, सबके साथ अच्छे संबंध रहे? क्या वाकई मौका मोदी जी के हाथ से निकल गया? भाई जाहिर बात है, ईरान और भारत के जो कल्चरल टाइज हैं और पीपल टू पीपल रिलेशंस जो हैं वो तो बड़े स्ट्रांग हैं। वहीं भारत के रिलेशंस इसराइल से भी अच्छे हैं। उसके साथ साथ देखा जाए तो भारत के रिलेशंस जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं जो इस वॉर थिएटर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, छः की छः कंट्रीज़, इनसे जो है भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ख़ास तौर पे से यूएई, सऊदी अरेबिया, इन दो कंट्रीज से जो मेन की प्लेयर्स हैं जीसीसी के। उसके अलावा अमेरिका से भी जो है रिश्ते कोई ऐसे ख़राब नहीं है, सिवाय अगर वो ट्रेड नेगोशिएशंस को हटा दें, उस टेंशन को हटा दें, तो अमेरिका से भी रिश्ते जो है अच्छे ही हैं। तो ये एक इंडिया भी एक एक अच्छा बेहतर न्यूट्रल ग्राउंड बन सकता था बातचीत के लिए। वो तो ये होता तो वो होता, वो होता तो ये होता, जी, ये वाली बात है। मतलब अब क्या किया जा लेकिन सकता है। मौका हाथ से निकल गया कि नहीं बॉबी भाई? हाँ, थोड़ा इस बार लग रहा है कि पाकिस्तान बाजी मार ले गया। अगर ये बातचीत वहाँ सक्सेसफुल हो जाती है और जैसा ये पाकिस्तानी साइड उम्मीद कर रहा है कि कोई एक इस्लामाबाद एकॉर्ड एकॉर्ड साइन हो गया, तो फिर वो जाहिर बात है कि अगर एक जिसे कहते हैं आम लैंग्वेज में, पाकिस्तान के थोड़े नंबर बढ़ जाएंगे। जी, ये हो जी, जाएगा। जी। जी। अगर इस्लामाबाद अकॉर्ड हो गया। आखिरी सवाल, मुझे लगा कि ये सवाल भी ज़रूरी है। अगर इस पूरी बातचीत में कोई हल नहीं निकलता, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, ट्रंप झुकते नहीं हैं और ईरान का तो झुकने का सवाल ही नहीं, उसने पहले ही कह दिया, कालीबाफ ने तो पहले ही कह दिया कि हमको कुछ शर्तें चाहिए। अगर वो शर्तें मंज़ूर नहीं होती तो हम बातचीत नहीं करेंगे। हम 2 बार पहले भी धोखा खा चुके हैं। अगर ये बातचीत फेल हो जाती है, बॉबी भाई, तो क्या आपको लगता है जंग फिर से शुरू हो सकती है? भाई अगर बातचीत फेल हो जाती है तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा हेडेक तो ये होगा कि जेडी वांस के जहाज को और ये ईरानियन डेलीगेशन के जहाज को सेफली वापस कैसे पहुंचाएं। ओह माय गॉड! ओह माय समझे गॉड! आप? ओह माय गॉड! ओह! बात समझ रहे हैं आप? ये एक हेडेक हुँ। समझ रहे हैं आप? ये तो जिम्मेदारी जी, जी, पाकिस्तान की बन जी। जाएगी कि कि इनको कैसे वो निकालें कैसे यहाँ से? इनको सेफली एस्कॉर्ट करके तेहरान कैसे पहुंचाए, और जेडी वांस के जहाज को अपने एयर स्पेस से बाहर सेफली कैसे निकालें। है ना? ओह माय कौन गॉड! जिम्मेदारी लेगा? भाई जिम्मेदारी कौन लेगा? बड़ी कौन बात। कौन जिम्मेदारी लेगा? बड़ी बात, वो कह रहे हैं जंग तो होगी होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पाकिस्तान के लिए हो जाएगी अगर ये बातचीत फेल हो गई। तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस जो इस्लामाबाद में इस वक्त हैं, बातचीत फेल होती है, कैसे लौटेंगे जेडी वांस? रास्ते में तो ईरान की मिसाइलें हैं। और अगर ईरान का डेलीगेशन वापस लौटता है तो रास्ते में समंदर पर जो है अमेरिका की तोपें हैं, अमेरिका की मिसाइलें हैं, अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं। यानी इनको सेफ पहुंचाना इन डेलीगेशन को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों, अभी भी सस्पेंस कायम है और इन 2 दिनों में कुछ भी हो सकता है, और इसलिए मैं इस पर बिल्कुल भी कोई दांव नहीं लगाना चाहता। ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ कि इस बातचीत से कोई हल निकले, ऐसा हल निकले कि जंग दोबारा शुरू ना हो। हजारों लोग बॉर्डर के आर पार, उनकी मौतें हो गई हैं और कई हजार लोग घायल हैं। और अगर आप लेबनान की हालत देखेंगे तो वहां तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सारी हेल्थ का जो सिस्टम चरमरा गया है। अस्पतालों में जगह नहीं है मरीजों को देखने के लिए, आईसीयू पूरे फुल हैं, और यहाँ तक कि लाइफ सेविंग ड्रग, जो बहुत ही जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनकी भी कमी हो रही है लेबनान में। ये हालत है। तो जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखते हैं 2 दिन क्या होता है। बॉबी भाई, आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जिस तरह से आप चीजों को देख रहे हैं, मिडिल ईस्ट की आप पिछले 24-25 साल से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गल्फ न्यूज के आप एडिटर रहे और एक बड़ी बारीक निगाह आप रखते हैं। आप हमारे साथ बने रहें और मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह से अंदर की खबरें बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच बॉबी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।